हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो जल्दी से जाएंगे। अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद निम्न में से किस प्रकार के होते हैं। फिलोपोडिया होते हैं, लोबोपोडिया होते हैं, रेटिकुलोपोडिया होते हैं, फिर ये सभी होते हैं। जल्दी से जाएंगे, आपका राइट आंसर क्या है। जल्दी से करिएगा थोड़ा सा, कि जल्दी से आपको बताना है यार अमीबा में पाए जाने वाले कूटपाद किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ अगर बात करते हैं अमीबा में, तो ये होते हैं लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं यहाँ कूटपाद अगर बात करते हैं अमीबा में, तो होते हैं लोबोपोडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे चाहिए निम्न में से कौन सा एक पादप परजीवी। यहाँ पर फीताकर्मी है। ठीक है, एक और वर्ड यहाँ पर मिस हो चुका है, तो आपको यही बताना है यहाँ एक पादप परजीवी फीताकर्मी कौन सा होता है। ट्राइकोडोरस होता है, टीनिया होता है, एस्करिस होता है, फिर फेसियोला होता है। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से, अर्थात जो भी आप ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि एक पादप परजीवी फीताकर्मी कौन सा होता है। ट्राइकोडोरस होता है, टीनिया होता है, एस्करिस होता है, फिर फेसियोला होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं एक पादप परजीवी तो कौन सा होता है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, ट्राइकोडोरस होता है। कौन सा है राइट आंसर, यहाँ ट्राइकोडोरस होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट हमारा जो आपका क्वेश्चन था डाउटफुल था, तो जो नीलम थी, ठीक है, जो नीलम किस्म थी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नीलम किसकी वैरायटी थी, अलसी की। तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है आपको। तो यहाँ अगर बात करते हैं नीलम, तो ये याद रहा अलसी की भी होती है, इसके साथ साथ याद रहा आम की होती है। मेजर तो अगर बात करते हैं तो अलसी की होती है और आम की होती है। और अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में देखने को मिलते हैं तो दोनों आपके राइट आंसर होंगे। अगर आपको मान लीजिए कि एक या दो दोनों मिलते हैं तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दोनों होंगे। लेकिन बाई चांस इनमें से एक मिलता है तो क्या राइट आंसर होगा। अगर आम देखने को मिलती है तो आम राइट आंसर माना जाएगा। अगर ये अलसी आपको देखने को मिलती है तब आपका राइट आंसर अलसी माना जाएगा। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा है नीलम के बारे में, तो नीलम यार दोनों की होती है, आम की भी होती है और अलसी की भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है केंचुए में निषेचन का स्थान कहाँ है, अर्थात निषेचन कहाँ पर होता है। अंडवाहिनी में होता है, योनि में होता है, अंडकवच में होता है, फिर शुक्रवाहिनी में होता है। जल्दी से बताएंगे केंचुए में निषेचन का स्थान क्या होता है। निषेचन कहाँ पर होता है, अंडवाहिनी में होता है, योनि में होता है, अंडकवच में होता है, फिर शुक्रवाहिनी में होता है। जल्दी से बताइए। आज हम कम ही क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका आज रिजल्ट भी शो करना है आपके मॉक टेस्ट फर्स्ट का। तो जल्दी से बताएंगे कि केंचुए में निषेचन का स्थान कौन सा है। अंडवाहिनी होता है, योनि होता है, अंडकवच होता है, फिर शुक्रवाहिनी होता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है केंचुए में निषेचन, तो ये होता है अंड कवच में होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में नहीं होता, बल्कि कहाँ पर होता है, अंड कवच में होता है। राइट आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अगर आपसे पूछता है केंचुए में निषेचन, तो ये होता है अंड कवच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा यकृत कर्मी, यार हाँ, निम्न में से कौन सा यकृत कर्मी का लार्वा है। अर्थात आपको यार हाँ लार्वा किस नाम से जानता है, यकृत कर्मी जो होता है तो इसके लार्वे को किस नाम से जानता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि नोप्लियस, मैगट, ट्राइगोफोर या फिर सर्केरिया। जल्दी से बताएंगे कि यकृत कर्मी जो होता है इसके लार्वे को किस नाम से जानता है। नोप्लियस के नाम से जानता है, मैगट के नाम से जानता है, ट्राइगोफोर के नाम से जानता है, फिर सर्केरिया के नाम से जानता है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात करते हैं यकृत कर्मी का लार्वा, तो इसे बोला जाता है सर्केरिया। जिसने भी डी कमेंट किया है उसका राइट आंसर है, क्योंकि अगर बात करते हैं यकृत कर्मी का लार्वा तो इसे बोला जाता है सर्केरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है एस्करिस का मुख कितने ओस्टों से गिरा रहता है। एस्करिस का मुख कितने ओस्टों से गिरा रहता है, तो ये गिरा रहता है 3 से। कितने से गिरा रहता है, अगर आपसे पूछता है एस्करिस का मुख कितने ओस्टों से गिरा रहता है, तो ये गिरा रहता है 3 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट। आप ये क्वेश्चन में डायरेक्ट क्लियर किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है घोंघे का उत्सर्जन अंग क्या होता है। यार हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको जल्दी से बताना है घोंघा होता है। जो घोंघा होता है तो इसका उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। भोजनस अंग होता है, ज्वाला कोशिकाएं होती है, संकुचनशील रसदानियाँ होती है, फिर वृक्क होते हैं। जल्दी से आएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि घोंघे का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। जल्दी से बताइए उत्सर्जन अंग कौन सा होता है घोंघे का। तो जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर। क्योंकि अगर बात करते हैं यहाँ घोंघे का उत्सर्जन अंग तो कौन सा होता है, बोजिनस अंग होता है। कौन सा होता है, अगर आपसे पूछता है यार हाँ घोंघे का उत्सर्जन अंग, तो होता है बोजिनस अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा निम्न में से कौन से तिलचट्टे की श्रृंगिका का भाग है। ठीक है, यहाँ पर आपको दे रखा है श्रृंगिका का भाग, तो जल्दी से बताएंगे तिलचट्टा की जो श्रृंगिका होती है तो उनका भाग कौन सा है, कौन सा भाग नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है तिलचट्टे का श्रृंगिका का भाग कौन सा नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तिलचट्टे की श्रृंगिका होती है तो इसका कौन सा भाग नहीं होता है ये आपको बताना है। प्रिवेंट होता है, पेडिसिल होता है, फ्लेजिलम होता है या फिर जीनी होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि श्रृंगिका का भाग कौन सा नहीं होता है। प्रिवेंट, पेडिसिल, फ्लेजिलम या फिर जीनी। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाता है कौन सा नहीं होता है तो कौन सा नहीं है, इनमें से जीनी नहीं है। था राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ, क्योंकि यहाँ इन तीनों की अगर बात करते हैं प्रबंध होता है, पेडिसिल होता है, फ्लेजिलम होता है। अर्थात तिलचट्टे की जो श्रृंगिका होती है इनके तीनों भाग होते हैं, लेकिन अगर बात करते हैं जीनी तो जीनी क्या होती है, इसका भाग नहीं होती है। था राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछे झींगा श्वसन करता है, अर्थात किसके द्वारा करता है, गिल से करता है, ट्रेके से करता है, फुफ्फुस से करता है, फिर श्रृंगिकाओं के द्वारा होता है। जल्दी बताएंगे कि झींगा में श्वसन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा करता है ये श्वसन झींगा, गिल से करता है, ट्रेके से करता है, फुफ्फुस से करता है, फिर श्रृंगिकाओं से करता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपका जो टेस्ट कराने का यही मकसद है हमारा कि आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको प्रोवाइड किया जाए, और टेस्ट लेने का यही मकसद है कि आपको भी इनको याद हो जाए। ठीक है, आपको कितना याद है ओके, और कितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है इसका भी आपको एस्टिमेट कर पाए, आप खुद आकलन कर पाओ, इसलिए यहाँ ये टेस्ट आपके रखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ कोई भी टेस्ट आपको मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ यहाँ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड हो रहे हैं और खुद का भी आकलन पता चल जाता है एक लाइव टेस्ट से कि आपको कितना क्या आता है और कितना क्या पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं इसलिए इतना ही बोलना चाहूँगा कि जितने भी जो टेस्ट होते हैं उनको आप क्लियर करते रहिए। ओके, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया झींगा श्वसन करता है तो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो यहाँ अगर बात करते हैं झींगा श्वसन तो ये कहता है गिल से करता है, किससे करता है यहाँ झींगा श्वसन, ये करता है गिल से करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है निम्न में से कौन सा एक पादप आधारित कीटनाशी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप सोचा है पादप आधारित कीटनाशी कौन सा होता है। ठीक है, पादप को जरूर यहाँ पादप आधारित कीटनाशी कौन सा होता है। ऑर्गेनोक्लोरिन होता है, पायरेथ्रम होता है, फोस्फोमिडोन होता है, फिर कार्बामेट्स होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि पादप आधारित कीटनाशी कौन सा होता है। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी बताएंगे निम्न में से कौन सा एक पादप आधारित कीटनाशी होता है। ऑर्गेनोक्लोरिन होता है, पायरेथ्रम होता है, फोस्फोमिडोन होता है, फिर कार्बामेट्स होता है। जल्दी बताएंगे राइट आंसर क्या है। तो कौन सा है राइट आंसर, जिसने भी कमेंट किया है बी उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सोचते हैं पादप आधारित कीटनाशी तो यहाँ ऑर्गेनोक्लोरिन की अगर बात करते हैं, फोस्फोमिडोन की अगर बात करते हैं और कार्बामेट्स की अगर बात करते हैं तो ये तीनों क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। अर्थात क्या होते हैं, याद है ये पादप आधारित नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, केमिकल होते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं पायरेथ्रम तो पायरेथ्रम किससे प्राप्त किया जाता है, यहाँ पादपों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, डायरेक्ट यहाँ इससे प्राप्त किया जाता है पादप, अर्थात यहाँ पादप आधारित कीटनाशी कौन सा है, पायरेथ्रम है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल भी मान सकते हो। ठीक है, अगर बात करते हैं पायरेथ्रम तो पायरेथ्रम क्या होता है, पादप आधारित होता है। इसके अलावा मान लीजिए आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये देखने को मिलता है निमिडीन क्या होता है। तो निमिडीन मतलब आपको पता होगा कि निमिडीन किससे प्राप्त होता है, नीम से प्राप्त होता है। अर्थात ये भी क्या होता है, इसका भी तो कुछ तो रोल होगा ना, मेडिसिनल यूज इसका भी किया जाता है। अर्थात मान लीजिए कुछ भी कोई से भी कीटा तो उनके कंट्रोल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तब आपका राइट आंसर ये भी हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर आपको लेकिन पायरेथ्रम देखने को मिला, इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा है, पायरेथ्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कॉम्पिटेटिव लेवल का ये क्वेश्चन आपको। तो जल्दी से आएंगे क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है, फिर लोहा की कमी से होता है। जल्दी से पाएंगे राइट आंसर क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी से पाएंगे क्वासियोरकर रोग किसकी कमी से होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए या फिर लोहा तत्व। जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ अगर बात करते हैं क्वासियोरकर रोग तो जिसने भी कमेंट किया है ए उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सोचते हैं क्वासियोरकर रोग तो ये होता है प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे सामान्यतः रुधिर में न्यूट्रोफिल्स का कितना % होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है न्यूट्रोफिल्स का प्रतिशत। तो जल्दी से पाएंगे कि जो रुधिर होता है इसमें न्यूट्रोफिल्स की क्या संख्या होती है, अर्थात कितना % होता है, 2% होता है, 70% होता है, 10% होता है या फिर 4% होता है। जल्दी से पाएंगे कि जो सामान्यतः रुधिर होता है तो इसमें न्यूट्रोफिल्स का कितना % होता है, कितना % हिस्सा होता है, 2%, 70%, 10% या फिर 4%। जल्दी से पाएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि रुधिर में न्यूट्रोफिल्स का % कितना होता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछता है न्यूट्रोफिल्स का हिस्सा तो ये होता है 70%। कितना होता है, 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रोम की वर्णक युक्त परत कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको बतानी है वर्णक युक्त परत कौन सी होती है। क्यूटिकल होती है, वल्कुट होती है, मध्यांश होता है, फिर ये सभी होती है। जल्दी बताएंगे कि रोम की वर्णक युक्त परत कौन सी होती है। क्यूटिकल होती है, वल्कुट होती है, मध्यांश होती है, फिर ये सभी होती है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर आप सोचते हैं रोम की वर्णक युक्त परत तो कौन सी होती है, ये होती है वल्कुट होती है। कौन सी होती है, वल्कुट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी ग्रंथि मादा जनन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया मादा जनन तंत्र से संबंधित कौन सी ग्रंथ है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन और जल्दी से राइट आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध मादा जनन तंत्र से है। बार्थोलिन होती है, काउप्रस होती है, सुक्रासी होता है, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। जल्दी बताएंगे कि इनमें से ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध मादा जनन तंत्र से होता है। बार्थोलिन से, काउप्रस ग्रंथि होती है, सुक्रासी होता है, फिर प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सोचते हैं निम्न में से कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध मादा जनन तंत्र से होता है तो कौन सी होती है, बार्थोलिन ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, बार्थोलिन ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये हमने अभी सोल्व किया था, तो इसे भी कर लेते हैं दोबारा से कि रोम की वर्णक युक्त परत कौन सी होती है। तो इसे भी जल्दी से बता दीजिए, अभी हमने किया था, अगर आपका ध्यान होगा तो राइट आंसर बता दोगे। तो जल्दी से बताएंगे रोम की वर्णक युक्त परत कौन सी होती है। क्रिटिकल होती है, वल्कुट होती है, मध्यांश होता है, या फिर ये सभी होती है। जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ अगर बात की रोम की वर्णक युक्त परत तो कौन सी होती है, जैसे कि हमने अभी बताया कौन सी होती है, वल्कुट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है टैक्सोनॉमी के पितामह कौन सा, अर्थात यहाँ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन से होते हैं। यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, आपको जल्दी से बताना है कि जो आधुनिक टैक्सोनॉमी है अर्थात मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी है तो इसके फादर किसे माना जाता है। लिनियस को माना जाता है, मेंडल को माना जाता है, क्रिक को माना जाता है, फिर खुराना को माना जाता है। जल्दी बताएंगे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के फादर किसे माना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जल्दी बताएंगे कि मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पितामह किसे माना जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए, थोड़ा सोच समझ के बताइए राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ अगर बात की टैक्सोनॉमी के पितामह तो कौन होते हैं, कैरोलस लीनियस है। ठीक है, अगर आपसे पूछते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी फादर तो कौन से, कैरोलस लीनियस थे। कौन थे, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्वत्रिक रुधिरदाता अर्थात मतलब इसका क्या है, डोनर यहाँ पर आपसे पूछे अर्थात यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है ये आपको बताना है। तो जल्दी बताएंगे ए बी होता है, ओ होता है, ए होता है, फिर बी होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है जो कि यहाँ सभी को ब्लड दे सकता है। सभी ग्रुप वाले जो भी ब्लड ग्रुप वाले जो भी होते हैं व्यक्ति तो उनको सभी को दे सकता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ होता है, ए बी होता है, ए होता है, फिर बी होता है। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है, क्या होगा आपका राइट आंसर, जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर यहाँ सेकंड। ठीक है, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ए बी और ओ। तो यहाँ अगर आप सोच रहे यूनिवर्सल डोनर ठीक है, यहाँ पर आप सोच रहे डोनर तो डोनर तो कौन सा होता है, ओ होता है। कौन सा होता है डोनर, ये होता है, ओ होता है। ठीक है, इसे कैसे याद रखोगे, अगर आपसे पूछ रहा है डोनर मतलब दाता को कैसे याद रखो, डोनर, और इसी ओ से आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, ओ अब कन्फ्यूज़ नहीं होगी यार। हाँ, इन दोनों में आप कन्फ्यूज़ हो सकते थे, इसलिए आप इसे भी एक शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो कि जो दाता होता है अर्थात जो डोनर होता है वो कौन सा होता है, ओ होता है। कौन सा होता है, डोनर में उसका अंक छिपा हुआ है यार। हाँ, कौन सा होता है, ओ होता है। कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, यूनिवर्सल डोनर, ये होता है ओ। और अगर आप सोचते हैं एक्सेप्टर अर्थात यार यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है तो ये होता है, ए बी होता है। एक्सेप्टर मतलब ए, ठीक है, ए बी। ऐसे तो यार दोनों में आपको बस थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करना है, इसका मतलब यही है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट लागू नहीं है, बल्कि आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है दाता तो कौन सा होता है, ओ होता है। कौन सा होता है, डोनर में ही छिपा हुआ है, डोनर मतलब ओ। और अगर आपसे पूछता है एक्सेप्टर तो इस ऐसे डायरेक्ट आपको याद रखना है, ए बी होता है। ठीक है, एक्सेप्टर तो कौन सा होता है, ए बी होता है। और अगर बात की जाए डोनर तो डोनर कौन सा होता है, ओ होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि ओ नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है, अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बाई चांस कि यूनिवर्सल डोनर तो क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन कौन सा होता है, नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव होता है, यार नेगेटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होता बल्कि क्या होता है, नेगेटिव होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। और अगर आप इसी तरह अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है तो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्सेप्टर तो कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव होता है। अगर आपसे पूछता है यूनिवर्सल डोनर तो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये भी यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि यीस्ट कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस या फिर एंडोमाइटोसिस। जल्दी बताएंगे कि यीस्ट कोशिका में किस प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है? अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, एमाइटोसिस या फिर एंडोमाइटोसिस। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट है क्वेश्चन। जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? यार अगर आप सोचते हैं यीस्ट कोशिका में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, तो ये होता है एमाइटोसिस होता है। किस प्रकार का होता है? अर्थात असूत्री विभाजन होता है। किस प्रकार का होता है? असूत्री विभाजन होता है यीस्ट कोशिकाओं में। ठीक है, अगर आप सोचते हैं यीस्ट कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो होता है असूत्री, मतलब एमाइटोसिस विभाजन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचते हैं बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो जल्दी से टाइम कॉमन क्वेश्चन है, जल्दी से आप बता दोगे कि बैक्टीरिया खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी, पास्टर के द्वारा की गई थी, बेंजरिक के द्वारा की गई थी या फिर होम मिस्टर के द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे कि आपका राइट आंसर क्या है कि बैक्टीरिया खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी, पास्टर के द्वारा की गई थी, बेंजरिक के द्वारा की गई थी या फिर होम मिस्टर के द्वारा की गई थी? जल्दी से बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट करते रहिए सभी। बैक्टीरिया खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यार अगर आप सोचते हैं बैक्टीरिया खोज, तो ये की गई थी, जिसने भी कमेंट किया है ए, उसका राइट आंसर, क्योंकि अगर आप सोचते हैं बैक्टीरिया खोज, तो ये की गई थी एवियन ल्यूमेन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एवियन ल्यूमेन हॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, शुक्राणु का कौन सा भाग उसके चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? अर्थात यार जो एनर्जी होती है, जो यानी ऊर्जा होती है उसके चलने के लिए, ये शुक्राणु के कौन से पार्ट में होती है, कौन से भाग में होती है, कहाँ पर स्टोरेज होती है ये एनर्जी? अंत्य भाग में होती है, मध्य भाग में होती है, एक्रोसोम होती है, फिर दूरस्थ सेंट्रियोल में होती है? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है कि शुक्राणु का कौन सा भाग उसके चलने के लिए ऊर्जा को ग्रहण करता है या फिर स्टोरेज करता है, जो एनर्जी का स्टोरेज होता है, ये कहाँ पर होता है? अंत्य भाग में होता है, मध्य भाग में होता है, एक्रोसोम होता है, फिर दूरस्थ सेंट्रियोल में होता है? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? तो यार अगर आपसे शुक्राणु को कौन सा भाग, तो कौन सा होता है? मध्य भाग होता है। कहाँ पर होता है यार? हाँ, जो एनर्जी का स्टोरेज होता है वो कौन सा होता है? मध्य भाग होता है शुक्राणु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद में हम जो आपकी रैंक है उनको शामिल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं क्रेब्स चक्र का जो प्रथम उत्पाद है ये आपको बताना है, फर्स्ट प्रोडक्ट आपको बताना है। ठीक है, क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो जल्दी से क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, मेलिक अम्ल होता है, आइसोसाइट्रिक अम्ल होता है, फिर ये सभी होते हैं? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है, मेलिक अम्ल होता है, आइसोसाइट्रिक अम्ल होता है, फिर ये सभी होते हैं? जल्दी बताएंगे आपका राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, जल्दी बताएंगे क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा होता है? तो यहाँ अगर बात करते हैं क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद, तो कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल होता है। और अगर बात करते हैं लास्ट प्रोडक्ट, अर्थात ये जो एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड होता है। कौन सा होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाता है यार हाँ कि लास्ट प्रोडक्ट तो या फिर एंड प्रोडक्ट, तो एंड प्रोडक्ट तो कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड होता है। और अगर आपसे पूछ लिया फर्स्ट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट जो अम्ल होता है, अर्थात जो फर्स्ट प्रोडक्ट होता है, ये होता है सिट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछ लिया फर्स्ट प्रोडक्ट, तो फर्स्ट तो कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। और अगर आपसे पूछते हैं लास्ट, तो लास्ट कौन सा होता है? ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड होता है। तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को दीजिए एक लाइक। इसके साथ साथ जो आपकी रैंक है ये जस्ट अभी बता दी जाएगी। ठीक है, 10 मिनट बाद में आपको बता दी जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जितनी भी जो रैंक आई है उन सभी को आपको एक अलग एक स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाई गई है, उसमें आपकी सभी रैंक को बताया जाएगा। और क्या आपको यानी अगला टेस्ट आपका कब होगा, ये भी सभी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दी जाएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट नंबर। बाय बाय।